ओके, गुड मॉर्निंग क्लास। आज का जो टॉपिक है आपका सब्जेक्ट कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी गुड मॉर्निंग सर। डेवलपमेंट, ओरल प्रेजेंटेशन। गुड मॉर्निंग। तो कोई बताएगा कि ओरल प्रेजेंटेशन क्या होता है? एनीबॉडी वुड लाइक टू ट्राई? सर जब हम लोग किसी चीज के बारे में बोल के बताते हैं कि उसके बारे में सब कुछ बताते हैं तो उसको ओरल प्रेजेंटेशन। ओके, अच्छा, ओरल प्रेजेंटेशन और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में क्या डिफरेंस है? ओरल प्रेजेंटेशन में हम लोग बोलते भी और प्रेजेंटेशन भी देते हैं, मतलब पीपीटी के थ्रू भी ऑडियो विजुअल का जब हम लोग यूज करते हैं तो उसको ओरल प्रेजेंटेशन। ओके, तो ऑडियो विजुअल का यूज ओरल प्रेजेंटेशन में नहीं होगा? होगा या नहीं होता होगा? है, होगा होगा। होगा। ओके। Okay, so what is oral presentation? Oral presentation, it is also known as public speaking or simply presentation. Consists of an individual or group verbally addressing an audience on a particular topic. मतलब कि अगर कोई एक particular individual है या फिर एक से ज्यादा लोग हैं तो जो कि किसी एक particular topic पे जो है ऑडियंस को कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या फिर उनसे वर्बली कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो दैट विल कम अंडर ओरल प्रेजेंटेशन. ओरल प्रेजेंटेशन आर सीन विद इन वर्कप्लेस. वर्कप्लेस इन द सेंस हो जाएगा जैसे कि मान लीजिए कि कोई ऑफिस है, वहां पर अगर जो ऑफिस का स्टाफ है उसको कुछ प्रेजेंट किया जा रहा है, बोल करके कुछ बताया जा रहा है, तो वर्बल प्रेजेंटेशन या फिर ओरल प्रेजेंटेशन हो जाएगा. तो इस तरीके से अगर वो ऑफिस में परफॉर्म किया जा रहा है तो वर्क प्लेस में हो गया. क्लासरूम में आप लोग जैसे देखते होंगे कि कभी कभी टीचर जो है बिना किसी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ही जो है स्टूडेंट से कम्युनिकेट करते हैं, उनको कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं, तो वो हमारा क्लासरूम में हो जाएगा. एंड इवन एट सोशल इवेंट्स, जब भी कोई सोशल इवेंट भी होता है तो वहां पर भी जो है ओरल प्रेजेंटेशन का जो है यूज होता है. सबसे अच्छा अगर हम एक एग्जांपल देख लें तो अगर कोई, जैसे आप लोग देखते होंगे कि बड़ी बड़ी जनसभाएं होती हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी मासेस को अगर एड्रेस करना होता है, जैसे कि कोई क्या कहते हैं स्पिरिचुअल लीडर हो गया या फिर पॉलिटिकल लीडर हो गया, वो जब बड़ी बड़ी सभाओं को एड्रेस करते हैं तो पर्टिकुलरली क्या किस प्रेजेंटेशन का यूज करते हैं? वो क्या ओरल प्रेजेंटेशन का यूज करते हैं. ओके, या फिर कोई और सोशल इवेंट हो गया तो वहां पर जो है ओरल प्रेजेंटेशन का यूज होता है. Then an oral presentation at university expresses the presenter's ability to communicate relevant information effectively in an interesting and engaging manner. अगर यूनिवर्सिटी में कोई एक प्रेजेंटेशन या फिर अगर हम सिर्फ यूनिवर्सिटी का ना ले लें तो फिर अगर हम कोई भी एक नॉर्मल ओरल प्रेजेंटेशन लें तो क्या है कि जो वो ओरल प्रेजेंटेशन है, वो जो प्रेजेंटेशन है वो क्या इंटरेस्टिंग होना चाहिए. इंटरेस्टिंग इन द सेंस कि ऐसा होना चाहिए कि ऑडियंस उसको सुनकर बोर ना हो. ओके, उसमें एक ऐसा जो भी हमारा प्रेजेंटर है, जो भी प्रेजेंट कर रहा है, जो भी स्पीकर है, उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए कि लोग उसको सुने, इंटरेस्ट लेकर सुने. इस टाइप का जो है हमारा ओरल प्रेजेंटेशन होना चाहिए. देन ओरल प्रेजेंटेशन को हम प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करने से पहले हमें क्या क्या प्रिपरेशन करना चाहिए वो हम एक बार देख लेते हैं. देन प्लानिंग. फर्स्ट इज रिव्यू द सब्जेक्ट आउटलाइन. जो भी हमारा स्पीकर है उसको जिस टॉपिक पे प्रेजेंटेशन देना है पहले हमें वो टॉपिक देखना चाहिए, उसके बारे में स्टडी करनी चाहिए, उसके बारे में रिसर्च करना चाहिए कि वो टॉपिक क्या है. ओके, लुक फॉर ऑल रिलेवेंट डिटेल्स दैट यू विल नीड टू अंडरस्टैंड. जो भी उसके अंदर का डिटेल्स है, जो भी उसके बारे में बेसिक्स हैं या फिर जो इंडेप्थ नॉलेज है, उसको जो है सबसे पहले हमें जो है एक जगह लाना होता है और उसको स्टडी करनी रहती है. द रिक्वायरमेंट ऑफ द टास्क. ओके, अब क्या है कि हम जो प्रेजेंट करने जा रहे हैं वो किस लिए प्रेजेंट करने जा रहे हैं. ओके, हम किसी को कुछ इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं या फिर सिंपली हम कोई अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं. तो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर जो है हमें हमारा जो टॉपिक है उसको प्रिपेयर करना चाहिए. देन द लेंथ ऑफ टाइम यू हैव टू प्रेजेंट. इसके साथ साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें कितना टाइम मिलेगा वो जो प्रेजेंटेशन है उसको देने में. मान लीजिए कि जैसे हम कहीं पर जा रहे हैं, हमको सिर्फ 15 मिनट जो है
अलॉटेड टाइम है प्रेजेंट करने का, लेकिन हमारे पास उतना ज्यादा मटेरियल है कि हम उसको 1 घंटे में या फिर आधे घंटे में भी ना खत्म कर पाए, तो क्या है वो एक तरीके से जो स्पीकर है उसके ऊपर जो है नेगेटिव इफेक्ट डालता है कि जो इसका ये जो कंटेंट है वो जो अलॉटेड टाइम है उसके अंदर में जो है वो फिनिश नहीं कर पा रहा है। तो क्या है कि जो भी हमारी ऑडियंस होती है या फिर जो भी जज होते हैं जो कि ओरल प्रेजेंटेशन को जज कर रहे होते हैं उन पर जो है नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, और उसमें अगर मार्किंग का अगर कहीं पर कोई चांस रहता है तो वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग जो है वो होने लगती है। अगर एक मैं एक एग्जांपल दूं एक्सटेंशन के कॉन्टेक्स्ट में, तो जैसे एक एक्सटेंशन वर्कर होता है तो क्या होता है जब भी वो विलेज में जाता है और जो भी विलेज के लोग होते हैं उनसे कांटेक्ट करता है, उनसे कम्युनिकेट करता है। मान लीजिए कि एक एक्सटेंशन वर्कर है वो एक विलेज में गया और उसने वहाँ के लोगों को एक जगह पर इकट्ठा किया, एक पर्टिकुलर प्लेस पर जो है इकट्ठा किया, और वो बताने जा रहा है लोगों की कि गवर्नमेंट की अभी क्या क्या, मान लीजिए कि अगर हम जैसे जो हमारा करंट सिचुएशन चल रहा है कोविड-19 को लेकर, तो क्या है कि इसमें लोगों को लेकर कई टाइप की जो है मिसकॉन्सेप्शंस हैं कि जैसे किसी को लगता है कि ये वैक्सीन लगाने से हम बीमार पड़ जाएंगे, ओके, या फिर हमारे बॉडी पे इसका इसका नेगेटिव इफेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद कुछ लोगों का होता है कि नहीं हम ये वैक्सीन नहीं लगवाएंगे क्योंकि हमारे रिलीजन में जो है ये अलाउ नहीं करता है। तो अब क्या है कि जैसे गवर्नमेंट कुछ लोगों को नियुक्त करती है, उनको अपॉइंट करती है कि आप जाइए विलेज विलेज जा करके जो है लोगों को वैक्सीनेशन के लिए बताइए कि ये क्यों फायदेमंद है, क्यों जरूरी है, इससे हाँ आपको जो वैक्सीनेशन लेगा उसको क्या फायदे होंगे। तो क्या है वो सिंपली क्या करेगा कि कुछ एज ले जाएगा अपने साथ, अपने एड ले जाएगा इन द सेंस, मान लीजिए कि वो कुछ पोस्टर ले लिया जिसमें कि क्या कहते हैं कि लोगों को वैक्सीन लगाते हुए कोई एक फिगर बना हुआ है, जो एक दो वैक्सीन लगाई जा रही है जैसे कोविशील्ड हो गया, कोवैक्सीन हो गया, उसका एक दो सैंपल ले लिया, ठीक है, उसके साथ सिरिंज ले लिया और वहां पर जाकर लोगों को बता रहा है वो चीजें दिखाकर कि जो वैक्सीन है वो पूरी तरीके से सेफ है, आप लोगों को लेनी चाहिए। तो क्या कर रहा है वो ओरल प्रेजेंटेशन कर रहा है, ठीक है, लोगों के सामने ओरल प्रेजेंटेशन कर रहा है और कुछ चीजें जो है अपने साथ में लेके जिनको कि वो दिखा रहा है। अब क्या है कि जैसे अब विलेजर्स को अगर आप बुलाएंगे तो जरूरी नहीं है कि विलेजर्स हर समय फ्री हो आपके जस्ट बुलाने पर ही आ जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने बुलाया उनको कि आधे घंटे के लिए, लेकिन वो अगर कहा नहीं हमारे पास आधे घंटे का टाइम नहीं है, हम 15 मिनट आपको दे सकते हैं, उसमें अगर आपको कुछ बताना है तो आप बता दीजिए। तो ये कुछ सारी चीजें जो होती है हमें माइंड में रखना पड़ता है जब भी हम ओरल प्रेजेंटेशन देते हैं, जिससे कि हम अपने प्रेजेंटेशन को इफेक्टिवली जो है डिलीवर कर सकते हैं। ओके, देन एनालाइज द टास्क, डिटरमाइन द पर्पस ऑफ द प्रेजेंटेशन। हम जो प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं उसका पर्पस क्या है, लोगों को हमें नॉलेज देना है, उनको अवेयरनेस फैलाना है या फिर उनको स्किल देना है। अब क्या है जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया जहाँ पर कि जो वो एक्सटेंशन वर्कर या फिर जो भी गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है जो कि लोगों को जा करके जो भी वैक्सीनेशन है उसके बारे में बता रहा है, तो सिंपली क्या है वो लोगों में अवेयरनेस फैला रहा है। ओके, तो ये हो गया अवेयरनेस फैला रहा है। अगर वो हम जो ओरल प्रेजेंटेशन कर रहे हैं वो हम लोगों के स्किल को इम्प्रूव करने के लिए कर रहे हैं, तो स्किल हम मेनली किनका इम्प्रूव करेंगे कि जो लोग हेल्थ वर्कर्स हैं जो कि वो जो वैक्सीन है वो लोगों को दे रहे हैं उनको लगा रहे हैं, तो उसके लिए क्या है हमें साथ में वैक्सीन ले जानी पड़ेगी, उसके साथ में इंजेक्शन ले जाना पड़ेगा और एक डेमोन्स्ट्रेशन करके उन लोगों को दिखाना पड़ेगा कि इंजेक्शन कैसे लगे, जो भी हेल्थ वर्कर्स हैं उनको लगाकर दिखाना पड़ेगा। तो वहां पर जो है हमें दूसरे टाइप के जो है एड्स चाहिए होते हैं। नेक्स्ट, कंसीडर द ऑडियंस, व्हाट आर देयर एक्सपेक्टेशंस ऑफ योर कंटेंट एंड डिलीवरी। ओके, यहाँ पर सिर्फ हम उनके एक्सपेक्टेशंस को ही नहीं देखेंगे, हम ये भी देखेंगे कि जो हमारी ऑडियंस है वो लिटरेट है या फिर इलिटरेट है, उनका एज ग्रुप क्या है। ओके, तो अकॉर्डिंगली हमारे जो एज है या फिर जो भी हमारा जो लैंग्वेज है हमारे जो प्रेजेंटेशन का उसको जो है हम सेट करेंगे जिससे कि हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो ज्यादा इफेक्टिवली वे में जो है लोगों को प्रेजेंट किया जा सके। नेक्स्ट, ब्रेनस्टॉर्म। अब क्या है, मैप आउट एवरीथिंग यू ऑलरेडी नो अबाउट द टॉपिक, राइट आउट एनी आइडिया यू कैन यूज टू इंटरेक्ट विद द ऑडियंस। अब क्या होता है कि जैसे आप लोग कोई या फिर जो भी
स्पीकर है वो जब भी प्रेजेंटेशन के लिए जाता है तो उससे पहले कुछ चीजें होमवर्क करता है। मान लीजिए कि होमवर्क करते करते उसको कुछ ऐसा लगे कि नहीं, अगर मैं इसको इस तरीके से नहीं दूसरे वे में अगर जो भी हमारी ऑडियंस है उसको समझाऊंगा तो ज्यादा अच्छे तरीके से जो है उसको समझ में आएगा। तो क्या कर सकता है, वो उस चीज को वहीं पर नोट डाउन कर सकता है, जिससे कि फ्यूचर में या फिर जब रियल प्रेजेंटेशन का टाइम आए तो वो उसको भूले ना। ओके, वो उसके माइंड में रहे कि मुझे ये इस तरीके से नहीं जो है बल्कि दूसरे तरीके से इसको प्रेजेंट करना है। और engage them and jot down what questions, explanations and information you want the audience to provide with. Okay, उसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ऑडियंस की तरफ से मुझे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर मैं ऑडियंस से क्या क्या टाइप के क्वेश्चन पूछूं, जिससे कि मुझे ये पता चल सके या फिर मैं ये बीच बीच में जानता रहूं कि ऑडियंस जो है मेरी बातों को सुन रही है कि नहीं सुन रही है, इंटरेस्ट लेकर के सुन रही है कि नहीं सुन रही है। सिंपली ये वैसे ही होता है जैसे कि क्लासरूम में अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है और पढ़ाते पढ़ाते वो किसी भी एक स्टूडेंट को जो है खड़ा करके कोई क्वेश्चन पूछ लेता है। वो क्वेश्चन क्यों पूछता है? ताकि वो ये जान सके कि जो क्लास है वो अटेंटिव है कि नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्या आता है, डू द रिसर्च, फाइंड रेलेवेंट मटेरियल्स, टेक नोट्स एंड रिमेंबर टू कीप द रेफरेंसेस यू यूज। ओके, अभी क्या है कि फाइंड द रेलेवेंट मटेरियल, जो भी हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड जो भी मटेरियल है उनको हमें एक जगह सर्च करके रखना पड़ेगा, उनका नोट्स बनाना पड़ेगा। एंड हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमें क्या क्या ले जाना है। और उसके साथ साथ मान लीजिए हम कोई भी अगर कोई मटेरियल दे रहे हैं या फिर कोई भी डेटा प्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे कि हम मान लीजिए कि एक डेटा प्रेजेंट करते हैं कि पिछले 6 महीने में या पिछले 3 महीने में जो है एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में से किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में जो है 3 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया गया। ओके, अब जो आपने ये डेटा दिया है या फिर जो हमारा स्पीकर है उसने ये जो डेटा दिया है कि पिछले 3 महीने में किशनगंज में 3 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया गया, कोई भी वो पूछ सकता है, क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकता है कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं, 3 लाख लोगों को वैक्सीनेट नहीं किया गया बल्कि 4 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया गया, या फिर जो आपका डेटा है वो रियल डेटा से काफी कम है, रियल में जो है 1 लाख लोगों को ही वैक्सीनेट किया गया। तो वहां पर क्या है, आप अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए जो है जो आप डेटा दे रहे हैं उसका आपको रेफरेंस देना पड़ेगा। इसको जो भी आप डेटा देते हैं साथ में उसका रेफरेंस हम जो है हमेशा साथ में रखते हैं। रेफरेंस क्या होता है कि जो भी हमने डेटा लिया है या फिर जो भी हम डेटा प्रेजेंट कर रहे हैं वो हमने कहाँ से लिया है। तो जैसे अगर आपने किसी ने बोला कि पिछले लास्ट 3 मंथ में जो है किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में 3 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया गया है, ये डेटा जो है हमने जो इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट है वहां से लिया है। अगर हम साथ में रेफरेंस देंगे तो कोई भी उस पर जो है क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं कर सकता या फिर हमारा जो डेटा है उसको जो है फॉल्स जो है नहीं कह सकता है। Then organize your ideas, create a logical presentation so the information flows well। क्या है कि जो भी हमारा टॉपिक है, अब क्या है कि हमें हर टॉपिक को प्रिपेयर करते समय टॉपिक को सब टॉपिक्स में डिवाइड कर देना चाहिए। ओके, सब टॉपिक मतलब जो भी हमारा टॉपिक है उसको हम छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड कर दे रहे हैं, और उन पोर्शंस को ऐसे अरेंज करना चाहिए कि जो भी हमारा इंफॉर्मेशन जो हमारा फ्लो हो रहा है वो जो हम आगे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो पिछले वाले इंफॉर्मेशन से कोरिलेट होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हम एक इंफॉर्मेशन दिए देन उसके बाद जो हम दूसरा इंफॉर्मेशन दे रहा है वो ऑडियंस को ऐसा लगे कि इसका जो है पिछले इंफॉर्मेशन से कोई रेलिवेंसी ही नहीं है। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि वो जो प्रेजेंटेशन है वो काफी डल हो जाती है या फिर वो इंटरेस्टिंग नहीं रह जाती। तो इसी तरीके से हमारा जो भी इंफॉर्मेशन है उसे हमें इस तरीके से अरेंज करना चाहिए कि वो जो हमारा इंफॉर्मेशन है उसका एक फ्लोलेस बना रहे, जो भी हमारा नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है वो प्रीवियस इंफॉर्मेशन के साथ में कनेक्टेड रहना चाहिए। देन pay attention to the language you are using. Presentation should be delivered in spoken or conversational language rather than written language। एक तो ये हो गया कि क्या होता है कि जो स्पीकर होते हैं कई बार वो कुछ नोट्स बना करके ले जाते हैं और सिंपली जा करके उनको जो है रीड आउट कर देते हैं ऑडियंस के सामने। ये जो मेथड है ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि ऑडियंस को भी लगता है कि जो स्पीकर है उसको जो भी एक टॉपिक है उसके बारे में सही से इंफॉर्मेशन नहीं है,
दूसरी चीज है कि जो प्रेजेंटेशन होता है वो काफी जो है बोरिंग हो जाता है ऑडियंस, क्योंकि खुद उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही है। जो स्पीकर होता है उसका ऑडियंस के साथ में आई टू आई कांटेक्ट नहीं होता है, क्योंकि वो पूरा जो है जो ध्यान है उसका जो सिंपली जो वो नोट करके लाया है उसको जो पढ़ने में लग जाता है। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो प्रेजेंटेशन को काफी बोरिंग या फिर डल बनाती हैं। तो ऑलवेज हमें ये ट्राई करना चाहिए कि इन सब चीजों को अवॉइड करें। उसके साथ साथ जो भी हमारा कंटेंट है हमें ये कोशिश करना चाहिए कि वहाँ की जहाँ पर हम वो डिलीवर करने जा रहे हैं, अगर वो किसी एक लोकेशन स्पेसिफिक में जो हो रहा है और जो ऑडियंस है वो सिर्फ और सिर्फ उसी लोकेशन की है, तो हमें ये ट्राई करना चाहिए कि वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है हम प्रेजेंटेशन उस लैंग्वेज में दें। अगर हमें वो लैंग्वेज नहीं आती तो हमें ये ट्राई करना चाहिए कि हमें कोई ऐसी लैंग्वेज को हम सेलेक्ट करें जो कि ऑडियंस और स्पीकर दोनों के लिए नॉन हो आसानी से, जिससे कि जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो बनी रहती है इंफॉर्मेशन की। ओके, देन अब क्या है कि ऑडियंस का इंटरेक्शन और उसका जो ऑडियंस है उनका एंगेजमेंट हम कैसे करते हैं। इवन इफ इट इज isn't a specific requirement, it is good practice to engage the audience and or to have them interact during your presentation। जैसा कि मैंने बताया था कि जैसे कि क्लास में जो है टीचर स्टूडेंट्स से बीच बीच में क्रॉस क्वेश्चनिंग करते रहते हैं, ये देखने के लिए कि स्टूडेंट जो है क्लास में अटेंटिव है या नहीं है, जो टीचर पढ़ा रहा है उसको ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। इसी तरीके से स्पीकर को भी ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि वो ये जान सके कि जो उनकी ऑडियंस है वो इंटरेस्ट लेकर के उसको सुन रही है कि नहीं सुन रही है, अटेंटिव होकर सुन रही है कि नहीं सुन रही है। उसके साथ साथ अगर ऑडियंस के साथ स्पीकर का आई कांटेक्ट रहेगा तो स्पीकर ये भी जान सकता है कि वो जो भी डिलीवर कर रहा है वो अच्छे तरीके से डिलीवर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। क्योंकि अगर आप किसी चीज को अच्छे से डिलीवर कर रहे हो, अगर आप तो क्या होता है आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, जिससे कि आप उसे और अच्छे तरीके से जो है डिलीवर करने की कोशिश करते हो। तो कुछ कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए गए हैं जिससे कि हम ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करते हैं या फिर हम ये जान सकते हैं कि जो ऑडियंस है वो इंगेज है कि नहीं है। क्या है कि आस्किंग क्वेश्चन, टेस्टिंग दी ऑडियंस, प्रोवाइडिंग अ क्विज। हम बीच बीच में ऑडियंस से कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर जो है सिंपली प्रेजेंटेशन के बाद में हम ऑडियंस को एक क्विज दे देते हैं, जिससे कि बाद में हम ये जान सकते हैं कि हमने जो डिलीवर किया है प्रेजेंटेशन उसका जो है ऑडियंस पर क्या इफेक्ट हुआ है। देन अलाउिंग द ऑडियंस टू आस्क क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो प्रेजेंटर है या फिर जो स्पीकर है वही सिर्फ ऑडियंस से क्वेश्चन पूछता रहे। ये ऑडियंस को चांस देना चाहिए कि अगर ऑडियंस को कोई डाउट हो रहा है किसी इंफॉर्मेशन में, किसी प्रेजेंटेशन में, तो क्या है ऑडियंस भी जो स्पीकर से जो है क्वेश्चनिंग कर सके। देन providing hands out, consider a fill in the blanks document that goes hand in hand with a slideshow or the information you are presenting। okay, अब क्या है जैसे हम क्विज की बात कर रहे थे उसी तरीके से जो है हम fill in the blanks भी कुछ दे सकते हैं, जिससे कि हम ये देख सकते हैं कि जो ऑडियंस है वो कंसिडरेबल है कि नहीं, या फिर वो जो है अटेंटिव होकर हमें सुन रही है कि नहीं सुन रही है। तो नेक्स्ट आता है यूजिंग विजुअल एड्स। अब क्या, जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंटेशन के टाइम पे हमें कुछ कुछ एड्स का भी जो है यूज करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर हम वैक्सीनेशन के लिए लोगों को नॉलेज देने जा रहे हैं या फिर कुछ अवेयरनेस कैंप करने जा रहे हैं, तो अगर हम वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं तो हमें कुछ फोटोज ले जानी पड़ेगी। ओके, जिसमें कि दिखाया जाएगा कि कैसे हम वैक्सीनेशन करते हैं। उसके बाद में जो है कि उसके बाद में हमें बताना होगा कि इसका जो है हेल्थ की कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है, या फिर मान लीजिए सिंपली हम किसी न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में फार्मर्स को बताने जा रहे हैं, तो क्या है अगर वो कोई मशीन है तो उसका हमें सैंपल लेकर के जाना पड़ेगा। ओके, तो ये सब क्या है, सैंपल हम ले जा रहे हैं। अगर कोई फोटोग्राफ ले जा रहे हैं, अगर कुछ हम ऑडियो फॉर्मेट में कुछ लेकर के जा रहे हैं, तो ये क्या है हमारे जो है एड्स हैं जो कि ओरल प्रेजेंटेशन में हमें हेल्प करेंगे, जिससे कि हम जो हमारा जो प्रेजेंटेशन है उसको हम ज़्यादा अच्छे तरीके से डिलीवर कर सकें। In many oral presentation assessments, you will be allowed or required to use visual aids such as slides, image और props। आप स्लाइड्स का
यूज कर सकते हैं, इमेज फोटोज का यूज कर सकते हैं, या फिर प्रॉप्स का यूज कर सकते हैं। प्रॉप्स क्या होते हैं? छोटे छोटे एड्स होते हैं, या फिर कोई भी एड होता है, छोटे नहीं बड़े भी हो सकते हैं वो, जिसको कि यूज करके जो है आप प्रेजेंटेशन करते हैं टू ऐड एन इंटरेस्टिंग फीचर एंड इंगेजिंग द ऑडियंस। ये क्या है कि जो ऑडियंस है उनमें एक इंटरेस्ट भी लाते हैं, और इसके साथ साथ ऑडियंस जो है ज्यादा इंटरेस्ट के साथ में जो प्रेजेंटेशन है उसको सुनती है। देन कीप योर विजुअल एड्स क्लियर एंड टू द पॉइंट एंड इंश्योर दैट दे आर इजीली रीडेबल बाय योर ऑडियंस। अब क्या है कि मान लीजिए हमारे पास अगर कम ऑडियंस है तब तो हम आसानी से जो है, अगर 10-15 लोग हैं तो हम उनको आसानी से, जो भी हमारा एड है, अगर उस एड की साइज छोटी भी है या फिर कोई फिगर है या फिर ऐसा कोई हमारे पास टेक्स्ट है जिसपे कि कुछ लिखा हुआ है, तो हम आसानी से उनको जो है दिखा सकते हैं। लेकिन अगर हमें हेलो, हमारा जो एड है वो अगर जो हमारी ऑडियंस की साइज है वो ज्यादा है, तो एड हमारा इस टाइप से होना चाहिए कि क्लियरली वो विजिबल हो। मान लीजिए कि अगर हमारे पास कोई नोट है जिसपे कि कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो सिंपली अगर हम 50 लोगों को ऐसे दिखाएंगे एक जगह खड़े होकर तो वो नहीं दिखेगा। तो क्या है, हमें जो है या तो ऑडियंस को उन्हें जाकर के इंडिविजुअली दिखाना पड़ेगा, या फिर उसको क्या है कि हम बड़ा टेक्स्ट कर सकते हैं, या फिर कोई जैसे प्रोजेक्टर होता है उस पर हम शो कर सकते हैं बड़े फॉर्मेट में, जिससे कि जो भी हमारी ऑडियंस है उसको वो आसानी से दिख सके। नेक्स्ट, देन प्रिपेयरिंग टू प्रेजेंट। उसके बाद में क्या है, हमें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। वंस यू हैव कंप्लीटेड राइटिंग योर प्रेजेंटेशन, रिमेंबर दिस नीड्स टू साउंड लाइक स्पोकन लैंग्वेज। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो भी हम प्रेजेंट कर रहे हैं वो रिटन फॉर्म में नहीं होना चाहिए, या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि जस्ट हम वहां पर गए और इस टाइप से बोल रहे हैं, जैसे कि होता है ना कि हम कोई चीज जो है मगअप करके आ गए हैं, जस्ट हम रिमेंबर करके उसको मगअप करके आए हैं और यहाँ पर कि आकर के जल्दी जल्दी जो है पूरा बोल दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो भी स्पीकर है उसको ऑडियंस के साथ में ऐसे बात करनी चाहिए जैसे कि एक जो नॉर्मल कन्वर्सेशन की लैंग्वेज होती है, जैसे ऑडियंस को लगे कि हाँ कुछ इंटरेक्शन हो रहा है। ओके, और हमेशा जो है बीच बीच में लोगों से, ऑडियंस से क्वेश्चन पूछते रहना चाहिए। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कम्युनिकेशन क्या है, एक टू वे प्रोसेस है, ठीक है। तो स्पीकर को ऑडियंस से पूछते रहना चाहिए, ऑडियंस को स्पीकर से पूछते रहना चाहिए। ओके, जो भी हमारी जो लैंग्वेज है वो स्पोकन होनी चाहिए, रिटन नहीं होना चाहिए। एंड हैव फाइनलाइज्ड योर विजुअल एड्स, इट इज टाइम टू प्रैक्टिस द प्रेजेंटेशन। जब भी हम प्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं उससे पहले जो है हमें वो प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करना चाहिए। क्या होता है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर अब क्या है कि सबको जो है, कुछ लोग होते हैं जिनको कि स्टेज फियर होता है कि स्टेज पर जाते ही जो फंबलिंग करने लगते हैं, वॉइस सही से नहीं निकलती। तो क्या है, ऐसे स्पीकर को क्या करना चाहिए, आप सिंपली मिरर के सामने खड़े हो जाइए, या फिर अपने 2-3 फ्रेंड्स को सामने बैठा लीजिए, उनके सामने आप जो है जो भी आपका टॉपिक है उसको प्रेजेंट करिए। तो उससे क्या होता है कि आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा कि यस आई कैन डू इट, मैं इसको जो है प्रेजेंट कर सकता हूँ। तो वो आपकी काफी कुछ हेल्प करेगा। जो आपका रियल प्रेजेंटेशन डे आएगा, जिस दिन आपको रियल प्रेजेंट करना है, आप जो है अच्छे तरीके से उसको कर सकते हैं। Then when practicing your speech, consider these aspects. अब जब भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या क्या है वो? स्पीक स्लोली एंड क्लियरली। ये सिर्फ हमें प्रैक्टिस के समय नहीं, अगर हम रियल प्रेजेंटेशन भी कर रहे हैं तब भी हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं, फर्स्ट क्या है कि हम आराम से बोलें। ओके, बहुत ज्यादा हमारा जो क्या कहते हैं सेंटेंस है या फिर जो भी हम बोल रहे हैं उसकी जो स्पीड है बहुत फास्ट नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑडियंस को समझ में नहीं आ रहा है, या फिर ऑडियंस पिछला हमारा सेंटेंस जो है समझना चाह रही है तब तक हम दूसरा भी फिनिश कर लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि हमें जो है क्लियरली बोलना चाहिए। हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है वो एकदम क्लियर होना चाहिए जिससे कि लोगों को समझ में आए।
ओके, जैसे कि अगर कई बार लोग होते हैं वो सोचते हैं कि अगर मैं थोड़ा बनाकर बोलूंगा तो लोग ज्यादा अच्छे से उसको या फिर ज्यादा इंटरेस्टिंग वे में लेंगे या फिर ज्यादा सुनने की कोशिश करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं, जो आपके नॉर्मल वोकेबलरी है, जो आपका नॉर्मल प्रोनाउंसिएशन है, उसी को यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं है, जैसे अगर क्या है कि अगर एग्जांपल लें तो जैसे मैं हूँ, अगर मैं बोलूँ मुझे प्रेजेंटेशन करना है तो गुड मॉर्निंग ऑडियंस, टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर प्रेजेंटेशन ऑन ओरल प्रेजेंटेशन। ओके, ये तो मैं जैसे नॉर्मल बोल रहा हूँ। अगर अब क्या है बनाकर बोलना, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर ऑन ओरल प्रेजेंटेशन। तो क्या है कि अब क्या है कि जो ऑडियंस है उसको भी समझ में नहीं आएगी ये चीज कि क्या बोल रहे हैं। ओके, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये जो है बिल्कुल भी रॉन्ग प्रैक्टिस है प्रेजेंटेशन के टाइम पे। देन डोंट रीड ऑफ योर पाम कार्ड। जैसे मैंने बताया कि जो हमारा जो रिटर्न है सिर्फ उसको हमें जो है नहीं पढ़ना चाहिए। मेंटेन आई कांटेक्ट विथ ऑडियंस। जो भी हमारी ऑडियंस है उसके साथ में जो है हमेशा आई कांटेक्ट बनाकर रखना चाहिए, जिससे कि हमें ये पता, कई बार होता है ना कि हमें ऑडियंस को देख करके पता चल जाता है कि जो भी मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ वो ऑडियंस को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देन मेंटेन गुड पोस्चर सो यू कैन बी क्लियरली हर्ड। अब क्या है, जैसे कि मान लीजिए हम कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं, हाँ ऑडियंस, हम हमारा जो फेस है हम ऑडियंस के सामने ना करके हमारा जो बैक है वो हम ऑडियंस की तरफ फेसिंग कर रहे हैं, बोल रहे हैं। तो क्या है, ऑडियंस को हमारी वॉइस हो सकता है क्लियर ना आए या फिर उनको सही से समझ में ना आए। तो क्या हमारा जो बॉडी है या फिर जो भी हमारा पोस्चर है वो हमेशा जो है हमें क्लियर रखना चाहिए। देन नेचुरल हैंड गेस्चर, हमें बहुत ज्यादा बनावटी अपने मतलब जो है कि हाथ इधर हिला रहे हैं उधर हिला रहे हैं या फिर लिप्स को इस तरीके से मोड़ रहे हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, मतलब क्या है कि जो भी हमारा बॉडी मूवमेंट है वो नेचुरल होना चाहिए, वो किसी भी तरीके से जो है बनावटी नहीं होना चाहिए। देन प्रैक्टिस टू इम्प्रूव योर कॉन्फिडेंस। जैसा कि मैंने बताया हमें प्रैक्टिस करते रहना चाहिए जिससे कि जो भी हमारा कॉन्फिडेंस है वो इम्प्रूव हो जाए। प्रैक्टिस प्रोनाउंसिएशन ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स बाय ब्रेकिंग देम इनटू सिलेबस। क्या होता है कि कुछ होते हैं बीच बीच में जो कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका कि प्रोनाउंसिएशन काफी डिफिकल्ट होता है, टिपिकल। वहां पर क्या है, अगर आप प्रेजेंटेशन के टाइम पे गलत प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो क्या होता है, ऑडियंस पे एक तो बैड इम्पैक्ट जाता है, दूसरा जैसा कि मैंने बताया अगर वहां पर जज होते हैं तो उन पे भी बैड इम्पैक्ट जाता है और वहां पर आपकी जो है नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है। देन माइंडफुल ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज। जैसे कि मैंने बताया हमें अपने बॉडी लैंग्वेज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ये सब कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जिससे कि हम जो है एक कॉन्फिडेंस अपने अंदर ला सकते हैं। उसके साथ साथ जज को भी, जो भी जज होते हैं वो भी अगर हम ये सब देखें, इन सब चीज़ों को नोटिस करते हैं और अगर इन सब चीज़ों को हमने इम्प्रूव कर लिया तो जो हमारे नेगेटिव मार्किंग के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। देन टाइम योरसेल्फ टू मेक श्योर यू आर विद इन द टाइम लिमिट। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि प्रेजेंटेशन में अगर आपको कोई टाइम लिमिट दिया है तो हमेशा हमेशा ये जो है हमें ट्राई करना चाहिए कि हम हमेशा अपने टाइम लिमिट के अंदर ही हमारा जो प्रेजेंटेशन है उसको जो हम फिनिश कर लें। तो ये जो है कुछ चीज़ें हमें जो है ध्यान में रखनी चाहिए जो भी हम ओरल प्रेजेंटेशन देने जाते हैं। तो दिस वाज फॉर टुडेज क्लास। किसी का